ये बबल भी हो सकता है और कभी भी फट जा सकता है। मैं कुछ व्यापारियों से बात करने गया तो उन्होंने कहा कि बहुत डरे हुए हैं भैया, खरीद नहीं कर रहे कि ज्यादा, कि पता नहीं कब ये बबल फूट जाए। सोने को हम लोग इन्वेस्टमेंट तो मानते ही नहीं ना, अपने बुरे से बुरे टाइम में भी आदमी सोना नहीं बेचता, फिर सोना इन्वेस्टमेंट कैसे? क्या कह रहे आदमी, यही लगाए पैसा ना लगाए। सामने करवा चौथ का त्योहार है, हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए तो करवा चौथ पर सोने और चांदी का गिफ्ट मिलना बहुत जरूरी होता था। तो अब इस स्थिति में क्या किया जाए? ये तो दाम एकदम ऐसे हो गए हैं कि खरीदना एक मध्यम क्या उच्च मध्यम वर्ग के लिए भी मुमकिन नहीं। साल शुरू हुआ होगा तब भी नहीं सोचा था इतने कम समय में, एक साल में अगर हम देखें तो सोने के भाव इतने ज्यादा बढ़ गए। और चांदी को आप देखिए, चांदी तो सोने को भी पछाड़ रही है। ये जो महीना है ये पिछले 11 महीने के बराबर जितना धंधा होता है उतना इसे एक महीने में होता है। इसमें हमारे सारे त्योहार आते हैं, सब कुछ बड़े त्योहार आते हैं, लेकिन इस बार जो 11 महीने हैं उसी के बराबर का धंधा इस एक महीने में है। इसका क्या कारण? क्या लोगों ने खरीदना छोड़ दिया है? क्या रिटेल इन्वेस्टर्स एकदम बाजार से दूर हो गए हैं? रुपया काफी डेप्रिशिएट है, जिसकी वजह से जो लैंडिंग वैल्यू है गोल्ड की वो भारत में महंगी आती हुई दिखाई दी। तो इसके हम देखें तो अगर आप कंपेयर करेंगे बाकी कंट्रीज के मुकाबले तो इंडियन मार्केट में गोल्ड का भाव ज्यादा बढ़ा है। और ये शायद यही कारण है क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं या हम देखें तो वो डॉलर के मुकाबले वो फिर भी मजबूत हुई हैं, हम लोग जो है वो रुपया ज्यादा गिरा है। तो इसका मतलब हमारे जो इंटरनल कारण रहे वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार रहे। तो हर करवा चौथ पे ये महंगा लगता है। तो हो सकता है कि जब आप 2026 के करवा चौथ में जाएं तो आपको ये गोल्ड लगे कि दोबारा महंगा हो गया है। तो फेस्टिवल सीजन में मेरा ये मानना है कि गोल्ड इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट। आप एक मुश्त पैसा डालें, आप एक इसको एसआईपी के वे में करके चलें। ये जरूर था कि जो तेजी है वो इस साल में आने वाली है, क्योंकि ट्रम्प साहब ने जैसे इलेक्शन जीते 20 जनवरी को, मुझे ध्यान है, उन्होंने जैसे ही प्रतिज्ञा ली थी, शपथ ली थी, उसके बाद से गोल्ड के भावों में तेजी आती हुई दिखाई दी थी। ट्रम्प साहब इलेक्शन जीत रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि इनके जो लास्ट इनका जो टेन्योर गया था उन्होंने टैरिफ लगाए थे। ट्रम्प के शपथ लेने के साथ ही बढ़ना, रफ्तार पकड़ना शुरू हो गया। प्राइस बहुत स्पीड से बढ़े हैं, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं ठहराव यहाँ पर आना जरूरी है, क्योंकि ठहराव नहीं आएगा तो जो रिटेल इन्वेस्टर है वो मार्केट से पीछे हो जाएंगे। लोग जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं कॉइन्स में या रॉ गोल्ड में जा रहे हैं। उनको पता है कि भाई अगर आप ज्वेलरी ले रहे हैं तो उसमें मेकिंग चार्जेस लगते हैं। आपको लगता है कि ये ठहराव आ सकता है या ये रेट अभी ऐसे ही भागेंगे? क्या लग रहा है कंडीशंस को देख करके? क्योंकि हर आदमी ये जानना चाहता है कि कल क्या है। आप जोशी नहीं है, लेकिन फिर भी अब लेटेस्ट इवेंट यूएस की गवर्नमेंट शटडाउन हो गई। ये बहुत बड़ा इवेंट है। लास्ट टाइम ये इवेंट हुआ था 2018-19 में, जब 35 दिन के लिए यूएस गवर्नमेंट शटडाउन हो गई थी। तो देखिए कहीं ना कहीं इवेंट जो है वो लगातार आते जा रहे हैं, जो कि गोल्ड के लिए सपोर्टिव होते जा रहे हैं। गोल्ड के अंदर जो डिमांड है ये खाली इंडिविजुअल आदमी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सेंट्रल बैंक्स भी खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ पे बड़े बड़े हेज फंड भी अपनी पोजीशन बना रहे हैं। जो लोग इक्विटी में पहले इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अब वो कहीं ना कहीं अब वो कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को हेज कर रहे हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट गोल्ड सिल्वर में है तो कहीं ना कहीं आपका पोर्टफोलियो सेफ है। 10-15%, 20% गिरावट हो सकती है, जो कि नॉर्मल है। वो गिरावट होगी तो आपको खरीदारी बहुत तेजी से देखने को मिलेगी। नमस्कार, दास स्वतंत्र की इस खास पेशकश में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक बार फिर सोने और चांदी के बढ़ते हुए दाम कहां तक जाएंगे और क्या है इसके असली कारण, इन सब मुद्दों पर आपसे बातचीत करने आए हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं वित्तीय विशेषज्ञ, सोने और चांदी में खास तौर पर अपनी विशेषज्ञता का लोगों को लाभ पहुंचाने वाले अनुज गुप्ता जी। अनुज जी को आप अक्सर देखते होंगे अपनी सलाह, राय, सलाह मशवरा देते हुए। तो आज अनुज जी से हमने अनुरोध किया, अनुज जी निकलने वाले थे एक मीटिंग के लिए, हमने उन्हें तुरंत पकड़ा और ये कहा कि पहले स्वतंत्र के दर्शकों को कुछ बताते हुए चलिए। अनुज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। मैं आपसे सबसे पहला ये कारण जानना चाहूंगा कि सामने करवा चौथ का त्योहार है, हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए तो करवा चौथ पर सोने और चांदी का गिफ्ट मिलना बहुत जरूरी होता था। तो अब इस स्थिति में क्या किया जाए? ये तो दाम एकदम ऐसे हो गए हैं कि खरीदना एक मध्यम क्या उच्च मध्यम वर्ग के लिए भी मुमकिन नहीं। देखिए बिल्कुल ये बात आपने ठीक कही कि फेस्टिवल का सीजन और ऐसे में गोल्ड के भाव काफी बढ़ गए हैं। तो ऐसे में अब जो ग्राहक हैं वो क्या करें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मगर आप ये देखिए, अगर आप इसको साल दर साल देखते आएंगे, अगर आप हिस्टोरिकली देखते आएंगे तो हर करवा चौथ पे ये महंगा लगता है। तो हो सकता है कि जब आप 2026 के करवा चौथ में जाएं तो आपको ये गोल्ड लगे कि दोबारा महंगा हो गया है। तो मेरा तो ये मानना है कि गोल्ड एक ऐसा वस्तु है जिसको आपको जब भी रिक्वायरमेंट हो आप उसको खरीद सकते हैं, क्योंकि जो अभी टेंशन चल रही है या जो माहौल बना हुआ है, ऐसे में गोल्ड का भाव बढ़ना तय है। और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में आपको गोल्ड के भावों में तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो अभी फैक्टर चल रहे हैं वो गोल्ड को काफी सपोर्ट कर रहे हैं। तो फेस्टिवल सीजन में मेरा ये मानना है कि गोल्ड इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट। आप एक मुश्त पैसा डालें, आप एक इसको एसआईपी के वे में करके चलें। मींस आपको जब जब रिक्वायरमेंट हो आप गोल्ड को खरीदारी करें, आपको जब जब यूज लगे तब आप गोल्ड को खरीदारी करें, जिससे कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो गोल्ड में आता रहे। तो गोल्ड में एक इन्वेस्टमेंट एक फ्लो है।
आपको जब भी लगे कि आपके पास कुछ पैसा एक्स्ट्रा पड़ा है तो आप गोल्ड में पैसा लगा सकते हैं। और आप इसको एक लंबी अवधि का मान के चलें, आप इसको छोटी अवधि का ना मान के चलें, आप कम से कम 5 से 10 साल आप मान के चलेंगे तो आपको काफी अच्छे रिटर्न देगा। तो अनुज जी, कंफ्यूजन बहुत है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे आदमी इन्वेस्ट करके गोल्ड में अपने को सिक्योर कर सकता है? देखिए यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारे तरीके अलग अलग यूजर्स के लिए हैं। जिसको ज्वेलरी लेनी है तो उसके लिए ज्वेलरी अवेलेबल है। जिसको अगर फिजिकल में गोल्ड लेना है खाली इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो वो कॉइन्स ले सकता है या बार ले सकता है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जिसको फिजिकल नहीं रखना बट इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए ईटीएफ है। वो ईटीएफ में जा सकता है, अपने डीमैट अकाउंट में उसको होल्ड कर सकता है और जब चाहे वो उसको बेच के निकल सकता है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। बट अब क्या है कि प्राइस में बहुत वॉलिटिलिटी है, तो इस वॉलिटिलिटी में लोग चाहते हैं कि भाई कुछ डेरिवेटिव ट्रेडिंग करना चाहते हैं या गोल्ड के उतार चढ़ाव को खेलना चाहते हैं या प्ले करना चाहते हैं। उसके लिए एक्सचेंज बेस्ड ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स है, जैसे एनएससी बीएससी में लोग ट्रेड करते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग, वैसे एमसीएक्स है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज जहां पर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। तो यहाँ पर सारी चीजें अवेलेबल है कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप एमसीएक्स के कॉन्ट्रैक्ट में जिसमें 1 ग्राम से लेकर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, वहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए ईटीएफ है, आप ईटीएफ लीजिए और अपने डीमैट में रखिए। एक्सचेंज के थ्रू आप डिलीवरी भी ले सकते हैं, आपको अगर डिलीवरी भी लेनी है तो आप एक्सचेंज के थ्रू डिलीवरी भी ले सकते हैं। अदरवाइज अपना ट्रेडिशनल तो है ही, आप फिजिकल जाके गोल्ड लीजिए, बार में लीजिए या अपने कॉइन में लीजिए या फिर अपनी ज्वेलरी परचेज। यानी मेरे ऐसा निवेशक जो मैं शेयर मार्केट में भी केवल शेयर खरीद करके रख लेता हूँ, भूल जाता हूँ उसे ले करके, इसी तरीके से अगर मैं सोने को भी लेना चाहूँ तो ले करके रख सकता हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग की जो बात की वो हमारे जैसे ट्रेडर्स के बस की तो है नहीं, वो तो नहीं कर सकते। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो इन्वेस्टर्स हैं जिनको फिजिकल में रखने डर लगता है, हाँ, घर में कहाँ रखेंगे, बट वो डीमैट में ही रखना ये पसंद करते हैं, अपने मोबाइल पे उसको चेक करना पसंद करते हैं, तो उनके लिए ईटीएफ हैं। आज करीबन 12 से 13 ईटीएफ ऐसे हैं जो बहुत बैंक्स के ईटीएफ हैं जिसको आप इजीली गोल्ड का ईटीएफ परचेज कर सकते हैं और अपने डीमैट अकाउंट में रख सकते हैं। और शेयर्स की तरह उसको आप कभी भी जब आपको लगे कि प्रॉफिट आ रहा है तब आप उसको बेच सकते हैं। तो लेकिन 1,20,000 1,22,000 ये तो कभी हम लोगों ने जब ये साल शुरू हुआ होगा तब भी नहीं सोचा था। इतने कम समय में, एक साल में अगर हम देखें तो सोने के भाव इतने ज्यादा बढ़ गए। और चांदी को आप देखिए, चांदी तो सोने को भी पछाड़ रही है। देखिए गोल्ड करीबन इस साल में करीबन आप देखेंगे तो करीबन 56% बढ़ चुका है। और अगर आप बात करेंगे चांदी की तो चांदी करीबन ऑलमोस्ट 70% बढ़ चुकी है। तो ये किसी ने भी एंटिसिपेट नहीं किया था, मगर ये जरूर था कि जो तेजी है वो इस साल में आने वाली है, क्योंकि ट्रम्प साहब ने जैसे इलेक्शन जीते 20 जनवरी को, मुझे ध्यान है उन्होंने जैसे ही प्रतिज्ञा ली थी, शपथ ली थी, उसके बाद से गोल्ड के भावों में तेजी आती हुई दिखाई दी थी। तो ये लग गया था कि ट्रम्प साहब इलेक्शन जीत रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि इनका जो लास्ट उनका जो टेन्योर गया था उन्होंने टैरिफ लगाए थे। टैरिफ लगाने का लग गया था कि टैरिफ लगाएंगे तो उससे मार्केट कहीं ना कहीं अनसर्टेन होगा। तो ये जरूर लग गया था कि गोल्ड सिल्वर के भाव इस बार भागने वाले हैं, बट हाँ इतना नहीं था कि इतने भागेंगे, मगर ये जरूर था कि गोल्ड सिल्वर इस बार सब एसेट क्लास को बीट करेगा। यानी ट्रम्प के शपथ लेने के साथ ही बढ़ना, रफ्तार पकड़ना शुरू हो गया। देखिए उन्होंने 4 नवंबर को इलेक्शन जीता था, तभी से एंटिसिपेट हो गया था कि 4 नवंबर 2024 को जैसे उन्होंने इलेक्शन जीता तो हमें लग गया था कि हाँ अब ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे और इससे गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट मिलेगा। एक अब मैं आपसे समझना चाहूंगा, देखिए ये सब कहते हैं कि ये जो वैश्विक स्थितियां हैं, जो युद्ध की स्थितियां हैं, वो सबसे बड़े कारण है। लेकिन अनुज जी, भारत के लोग तो भारत अपने देश के लिए परेशान है ना, कि दुनिया भर में उतना तो नहीं बढ़ा जितना भारत में रेट बढ़ा है। तो भारत में रेट बढ़ने का क्या कारण है? देखिए भारत में रेट बढ़ने का कारण है, एक तो यहाँ का जो रुपया है वो थोड़ा वीक हुआ है। ऑलमोस्ट आप देखिए 89 के लेवल पे चला गया है, तो करीबन 4 से 5% की गिरावट हमने रुपये में भी आते हुए देखी है। इवन अगर आप देखेंगे तो भारत के अंदर फिजिकल डिमांड बहुत होती है, तो कहीं ना कहीं फिजिकल मार्केट के अंदर भी प्रीमियम्स बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे जो मेन रीजन रहा वो इंटरनेशनल कारण तो है ही, बट इसके साथ साथ जो डोमेस्टिक कारण में रुपया ने बहुत बड़ा यहाँ पर डेप्रिशिएट करता हुआ दिखाई दिया। रुपया काफी डेप्रिशिएट है, जिसकी वजह से जो लैंडिंग वैल्यू है गोल्ड की वो भारत में महंगी आती हुई दिखाई दी। तो इसके हम देखें तो अगर आप कंपेयर करेंगे बाकी कंट्रीज के मुकाबले तो इंडियन मार्केट में गोल्ड का भाव ज्यादा बढ़ा है। और ये शायद यही कारण है, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं या हम देखें तो वो डॉलर के मुकाबले वो फिर भी मजबूत हुई हैं। हम लोग जो है वो रुपया ज्यादा गिरा है, तो इसका मतलब हमारे जो इंटरनल कारण रहे वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार रहे। देखिए बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो डॉलर जो है यूएस का वो काफी गिरा है। तो जो बाकी करेंसीज हैं, चाहे यूरो की आप बात करें या येन की बात करें या पाउंड की बात करें, वो सब स्ट्रांग हुए हैं, जबकि इंडियन रुपी यहाँ पर वीक हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखिए जो ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगाए भारत के ऊपर, फार्मा के ऊपर 100% टैरिफ, और जो टैरिफ लगाए 100%, फार्मा के ऊपर 200% टैरिफ लगाया है, वो इंडियन के लिए थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है। तो हमने देखा है कि कहीं ना कहीं उसकी वजह से भारतीय रुपया वीक होता हुआ दिखाई दिया है।
डॉलर में वीकनेस की वजह से भी हम और वीक हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे पड़ता हुआ दिखाई दिया। मैं कुछ एक्सपर्ट को पढ़ रहा था तो वो ये भी कह रहे हैं कि ये बबल भी हो सकता है और कभी भी फट जा सकता है। मैं कुछ व्यापारियों से बात करने गया तो उन्होंने कहा कि बहुत डरे हुए हैं भैया, खरीद नहीं कर रहे कि ज्यादा, कि पता नहीं कब ये बबल फूट जाए। तो बहुत अनिश्चितताएं हैं बाजार में। देखिए बबल तो नहीं है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर जो है एक फिजिकल बैक्ड प्रोडक्ट है। अगर ये प्रोडक्ट फिजिकल बैक्ड नहीं होता तो मैं कहता कि शायद ये बबल भी है, बट ये बबल नहीं है क्योंकि फिजिकल के अंदर इसका बैक्ड है। अगर आप कोई भी ईटीएफ लेते हैं तो ईटीएफ होता है फिजिकल बैक्ड, तो वहां पर फिजिकल आपका बैक्ड होता है, तो ये बबल नहीं है, ये फिजिकल खरीदारी है। फिजिकल की अगर हम बात करें तो लोग फिजिकल में गोल्ड खरीदते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक वे में या मतलब विदाउट फिजिकल डिलीवरी नहीं है, यहाँ पर डिलीवरी बेस्ड ट्रेड है। तो जो भी काम, जो भी कमोडिटी फिजिकल बेस्ड होती है उसमें बबल नहीं होता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि काफी प्राइस बढ़ गए हैं तो थोड़ी आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले या 10-15% की गिरावट आ जाए, तो वो जो गिरावट आएगी वो बेसिकली एक खरीदारी की अपॉर्चुनिटी होगी। ये मैं बबल इसलिए नहीं मानता क्योंकि भारत के अंदर अगर आप अनऑफिशियली देखेंगे तो 25 से लेकर 28,000 टन का गोल्ड अवेलेबल है। तो देखिए बबल तो कहीं पर भी नहीं है, आपके पास फिजिकल गोल्ड अवेलेबल है, आप कभी भी गोल्ड जाकर बेच सकते हैं। तो ये फिजिकल जो है ये फिजिकल बैकडोर, यहाँ पर कोई भी आपका बबल नहीं है। ये दैट इज अ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। हमने ईटीएफ के अंदर खरीदारी लौटती हुई देखी। अगर आप बात करेंगे तो करीबन 10,000 करोड़ के आसपास का एयूएम जो है गोल्ड ईटीएफ के अंदर में है। सिल्वर ईटीएफ के अंदर भी इतना एयूएम है। इंटरनेशनल लेवल पे भी ईटीएफ के अंदर खरीदारी है। तो गोल्ड के अंदर अगर आप देखेंगे तो फिजिकल खरीदारी भी है, ईटीएफ खरीदारी भी है, प्लस सेंट्रल बैंक की खरीदारी भी है। तो आप बताइए यहाँ पर बबल कहीं पर भी नहीं, क्योंकि जो भी आदमी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से कर रहा है, प्लस फिजिकल लेके कर रहा है। सेंट्रल बैंक अगर गोल्ड परचेज कर रहे हैं तो वो उनके वॉलेट में जमा है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी फिगर नहीं है जो यहाँ पर बबल शो करती हो। मुझे लगता है कि ये जो प्राइस बढ़ गए हैं इसकी वजह से लोगों में थोड़ा अनिश्चितता का आ गया कि भाई प्राइस बहुत स्पीड से बढ़े हैं। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं ठहराव यहाँ पर आना जरूरी है, क्योंकि ठहराव नहीं आएगा तो जो रिटेल इन्वेस्टर है वो मार्केट से पीछे हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट है एक ठहराव आने की, कि प्राइस थोड़ा यहाँ पर स्टेबल हो, 2-4-5 महीने प्राइस गोल्ड का प्राइस इसी रेट पर स्टेबल होगा तो धीरे धीरे लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी आएगी। तो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, इसलिए उसको बबल बोल रहे हैं। यानी लोग स्वीकार ही नहीं कर पा रहे कि सोना 122, 125। Exactly. ये एक थोड़ा सा अनिश्चितता का लोगों के माइंड में कैप नहीं हो पा रहा है कि भाई कल 1.25 लाख भी सोना हो सकता है। कल मैंने गोल्ड को देखा 1 लाख, आज 1,10,000 हो गया, कल हमने देखा 1,25,000 हो गया। तो वो बहुत स्पीड से जो बढ़ा है ना, तो एक्सेप्टेबिलिटी लोगों को नहीं आ रही, इसलिए उसको बबल कह रहे हैं। अगर ये गोल्ड का प्राइस धीरे धीरे बढ़ता तो शायद वो एक्सेप्टेबिलिटी लोगों में आ जाती। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मैं अभी 2 दिन पहले पूचा महाजनी गया, सबसे बड़ी मंडी है सोने चांदी की, लेकिन वहां पर भी व्यापारी ये कह रहे थे कि जो गोल्ड है बैंक वगैरह तो खरीद ही रहे हैं, लेकिन वो कह रहे थे बाजार में ग्राहक नहीं है। जबकि ये जो सीजन है और ये जो महीना है ये पिछले 11 महीने के बराबर जितना धंधा होता है उतना इस 1 महीने में होता है। इसमें हमारे सारे त्योहार आते हैं, सब कुछ बड़े त्योहार आते हैं, लेकिन इस बार जो 11 महीने हैं उसी के बराबर का धंधा इस 1 महीने में है। इसका क्या कारण, क्या लोगों ने खरीदना छोड़ दिया है, क्या रिटेल इन्वेस्टर्स एकदम बाजार से दूर हो गए हैं? देखिए यहाँ पर 2-3 चीजें हुई हैं। एक तो लोगों का जो ज्वेलरी के प्रति आकर्षण है वो कम हो गया है, लोग ज्वेलरी नहीं परचेज कर रहे हैं। अगर वो ज्वेलरी परचेज भी कर रहे हैं तो बहुत कम वेट की परचेज कर रहे हैं। आप देखिए अभी 9 ग्राम को भी 9 कैरेट को भी हॉल मार्किंग आ गई है। तो लोग अब धीरे धीरे बहुत लाइट वेट ज्वेलरी में जा रहे हैं कि जिससे कि उनका बड़ा अमाउंट ना लगे और उनकी ज्वेलरी वाली जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। देन उसके बाद लोग जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं कॉइन्स में या रॉ गोल्ड में जा रहे हैं। उनको पता है कि भाई अगर आप ज्वेलरी ले रहे हैं तो उसमें मेकिंग चार्जेस लगता है, और मेकिंग चार्जेस का क्या है कि वो कोई फ्लैट नहीं है। कोई ज्वेलर 25% ले रहा है, कोई 10% ले रहा है, कोई 8% ले रहा है। तो ये जो मेकिंग चार्जेस है ना, ये बहुत बड़ा ट्रैप है। तो लोग उस ट्रैप में फंसना नहीं चाहते, इसलिए वो या तो कॉइन बाय कर रहे हैं या फिर रॉ गोल्ड ले रहे हैं, जिससे कि उनको जब रिक्वायरमेंट हो उसको कन्वर्ट कराने ज्वेलरी में। तो यहाँ पर अगर आप ज्वेलर से पूछेंगे तो जो बुलियन वाले ज्वेलर हैं तो उनकी काफी अच्छी डिमांड रही है। मीन्स रॉ गोल्ड की बहुत डिमांड रही है। लोग कैडबरी में से बिस्कुट कटवा के ले रहे हैं, लोग छोटा सा टुकड़ा ले रहे हैं गोल्ड का, उसकी डिमांड बहुत बड़ी है। कॉइन्स की डिमांड बहुत बड़ी है। और अगर आप दिवाली की बात करेंगे तो दिवाली पे जनरली हम देखते हैं कि हार्ड गोल्ड की डिमांड ज्यादा रहती है, कॉइन्स की डिमांड ज्यादा होती है, हार्ड गोल्ड की डिमांड ज्यादा रहती है। आप ये देखिए दिवाली के बाद जैसी शादियां चालू होंगी, आगे अगर आप देखिए दिवाली लगातार 6 महीने तक है, मार्च 2026 तक दिवाली है, तो उसमें आपको ज्वेलरी की डिमांड देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्राइस को थोड़ा ठहराव की जरूरत है। प्राइस थोड़े बहुत ठहराव आएगा तो लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी, फिर ज्वेलर की जो डिमांड है, जो ज्वेलरी की डिमांड है वो निकल कर आएगी। आपको लगता है कि ये ठहराव आ सकता है या ये रेट अभी ऐसे ही भागेंगे? क्या लग रहा है कंडीशंस को देख करके? क्योंकि हर आदमी ये जानना चाहता है कि कल क्या है। आप जोशी नहीं है, लेकिन फिर भी हर आदमी जानना चाहता है, हर विशेषज्ञ से ये जानना चाहता है। देखिए अगर आप इस साल को देखेंगे तो साल दर साल कोई नई इवेंट होते रहे। पहले हमने देखा कि ट्रम्प साहब ने इलेक्शन जीता, वो एक बहुत बड़ा इवेंट था। उसके बाद उन्होंने टैरिफ पॉलिसी लेकर आए। देन उसके बाद उन्होंने आप देखिए रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, फिर इजराइल हमास में वॉर हुआ,
फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, देन उसके बाद ट्रम्प साहब ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया, चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया, रशिया के ऊपर उनकी बातचीत में टैरिफ लगाया। तो कहीं आप देखेंगे तो ओवरऑल जो एकदम एक के बाद एक नए नए इवेंट आते रहे। अब लेटेस्ट इवेंट यूएस की गवर्नमेंट शटडाउन हो गई, ये बहुत बड़ा इवेंट है। लास्ट टाइम ये इवेंट हुआ था 2018-19 में, जो 35 दिन के लिए यूएस गवर्नमेंट शटडाउन हो गई थी। तो देखिए कहीं ना कहीं इवेंट जो है वो लगातार आते जा रहे हैं, जो कि गोल्ड के लिए सपोर्टिव होते जा रहे हैं। अगर ये इवेंट होने बंद हो जाएंगे तो गोल्ड के भाव धीरे धीरे नीचे आने चालू हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इवेंट जो आ रहे हैं ये गोल्ड को सपोर्ट दे रहे हैं, और हम देख रहे हैं उसकी वजह से गोल्ड के अंदर जो डिमांड है, ये खाली इंडिविजुअल आदमी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सेंट्रल बैंक भी खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ पे बड़े बड़े हेज फंड भी अपनी पोजीशन बना रहे हैं। जो लोग इक्विटी में पहले इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अब वो कहीं ना कहीं अब वो कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को हेज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हम पहले परिभाषा बोलते थे भाई कमोडिटी हेज करने के लिए है या अनसर्टेनिटी के लिए, तो वो यहाँ पर परिभाषा सिद्ध होती हुई दिखाई दी है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट गोल्ड सिल्वर में है तो कहीं ना कहीं आपका पोर्टफोलियो सेफ है। अनुज जी, लेकिन गोल्ड को हम लोग हमेशा से हिंदुस्तानी घरों में, आपने बताया भी और एक्सपर्ट मानते भी हैं कि 25 से 28 हजार टन हमारे घरों में हो सकता है। लेकिन सोने को हम लोग इन्वेस्टमेंट तो मानते ही नहीं ना। अपने बुरे से बुरे टाइम में भी आदमी सोना नहीं बेचता, फिर सोना इन्वेस्टमेंट कैसे क्या कह रहे आदमी, यही लगाए पैसा ना लगाए। देखिए यही परिभाषा चेंज हुई है कि जो ज्वेलरी होती है इट इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट। तो लोग अब ज्वेलरी में पैसा नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि ज्वेलरी में आपने अगर लगा दिया पैसा तो वो डेड हो गया, उसको आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई पीपल आर बाइंग कॉइन्स या रॉ गोल्ड, जिसको आप अपनी पॉकेट में रख के ज्वेलर को सेम रेट पे जाके बेच सकते हो। तो लोग अब इन्वेस्टमेंट की तरफ आए हैं। पहले लोग इसको एज ए यूज मानते थे, कंज्यूमेबल मानते थे कि आपने ज्वेलरी परचेज कर ली, अब वो लॉकर में बंद हो गई। ठीक है, अब लोग क्या कर रहे हैं कि भाई उनको पता है कि भाई ज्वेलरी का डिजाइन चेंज हो जाता है, ज्वेलरी की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, क्योंकि ज्वेलरी मेरे हिसाब से उतना ही लेना चाहिए जितना आपको रिक्वायरमेंट हो। आपको अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो गोल्ड के लिए आपके पास ETF है, आप गोल्ड में कॉइन्स ले सकते हैं जिसको आप बाद में बेच भी सकते हैं। देन आप रॉ गोल्ड बाय कर सकते हैं, आप कैडबरी से बाय काट के आप गोल्ड ले सकते हैं। तो वो लोग बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तभी मैं कह रहा हूँ कि ये जो डिमांड है गोल्ड की, ये हार्ड गोल्ड की डिमांड बहुत बड़ी है। लोग बिस्किट काट काट के अपने पास रख रहे हैं, कॉइन्स अपने पास इकट्ठे कर रहे हैं, जिससे कि बाद में जब भी उनको रिक्वायरमेंट हो आप उसको सेम रेट पे जाके बेच सके। तो ज्वेलरी की डिमांड कम हुई है, ये मैं मानता हूं, बट उसके साथ साथ जो आपकी रॉ गोल्ड की डिमांड है, हार्ड गोल्ड की डिमांड है, वो इंक्रीज हुई है। एक आपसे चलते चलते अंतिम सवाल ये जानना चाहूंगा कि आपने जो कहा कि सोना महंगा लगता है, अगले साल और भी महंगा लग सकता है। जब मेरी शादी हुई थी करीब 21-22 साल पहले, तो सोने का रेट था 6,000 के करीब। तब भी लगता था कि बहुत महंगा सोना है, और आज 1,22,000 रुपए हम बात कर रहे हैं, तब भी सोना महंगा लग रहा है। तो क्या ये सोने की गति ऐसे ही बढ़ती जाएगी, और किस रेट पर आप खरीदने की, यानी कहां पर थोड़ा सोचना चाहिए कि अब रुक जाइए, अब इसमें कुछ सोचने की जरूरत है, या आपको लगता है कि सोने को खरीदना कोई आपके लिए नुकसान का सौदा नहीं है? देखिए मैंने आपको बताया कि गोल्ड एक प्रोसेस है इन्वेस्टमेंट का। आप गोल्ड में छोटी छोटी क्वांटिटी करके ऐड करते जाइए, जो जो प्राइस नीचे आता जाए उसमें आप ऐड करते जाइए। हमने बीच में देखा बहुत बड़ी गिरावट भी आई थी, हमने कोविड में बहुत बड़ा करेक्शन भी देखा था, वहां से नए हाईज भी बनाए। तो गोल्ड में जो स्टेबल रहा है, इन्वेस्टमेंट करते रहे प्रोसेस के चलते, वहां पर आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिले। मुझे ये श्योर है कि जब हम अगले साल मिलेंगे करवा चौथ पे, तब आप ये बोलेंगे कि गोल्ड का भाव दोबारा महंगा हो गया। एक अभी मैं चांदनी चौक गया था तो वहां पता चला कि कोविड के दौरान 66,000 से चांदी गिर के एकदम 33,000 पे आ गई थी। तो बिल्कुल आधे की गिरावट हो गई थी। तो ऐसा कुछ अभी आपको कारण दिख रहा है? ऐसा कारण बिल्कुल नहीं दिख रहा है। 10-15%, 20% की गिरावट हो सकती है, जो कि नॉर्मल है। वो गिरावट होगी तो आपको खरीदारी बहुत तेजी से देखने को मिलेगी। तो एक्चुअली क्या है कि लोग उसी का वेट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई कि वो बोल रहे हैं कि बबल है, बबल है। आई एम श्योर कि अगर ये 15% टूट गया तो वो प्राइस टिक नहीं पाएगा, वो तुरंत रॉकेट की तरह वापस ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गोल्ड हर रेट में आपको महंगा दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये कि जो भी इन्वेस्टर इसमें निवेश करना चाह रहा है वो छोटी छोटी क्वांटिटी में ऐड करता चले। अपनी SIP के थ्रू ETF आ गया है, या अपना ज्वेलर बहुत सारी स्कीम्स भी देते हैं, आप 1-1, 2-2 ग्राम हर महीने ऐड करते जाएं, फिर बाद में उसको लेते जाएं इकट्ठा करके। तो वो आपको प्रोसेस करना पड़ेगा अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो। अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। आपने हमारे दर्शकों से बात की। तो अनुज जी से हमने बात करवाई, और इसी तरीके से अलग अलग विशेषज्ञों से आपको मिलवाते रहेंगे, आपके काम की बातें बताते रहेंगे। आप सभी से यही अनुरोध कि दास स्वतंत्र के साथ अपना साथ बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।